क्या आप जानते हैं, सर्द मौसम की वो सुबह थी। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। एक ऑटो रिक्शे से बुजुर्ग महिला और इनके बेटे इस कॉलोनी में पहुंचे। बिल्कुल सुबह का वक्त है तो पूरा एरिया सुनसान था। ये लोग अपनी बेटी दामाद से मिलने आए थे। जब ये उनके क्वार्टर के नजदीक पहुंचे, यही फ्लैट है। दरवाजे के गैप से हल्का हल्का धुआं निकलते हुए देखा। वो दरवाजा भी केवल भिड़काया हुआ था, जरा सा पुश करते ही खुल गया। इसके बाद पूरे इलाके में शोर होता है। लोग घरों से बाल्टी में पानी लेकर आने लगे। एक समय पर यह केस बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था। मीडिया में इसकी बातें हो रही थीं। पुलिस के ऊपर भी इस केस को सुलझाने का प्रेशर था। अब जाकर कोर्ट की तरफ से इसका फैसला आया है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं भिलाई के शर्मा फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आने वाले भिलाई नामक शहर से। इसे स्टील सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं। यहीं तालपुरी नामक इलाके के पास पारिजात कॉलोनी बी ब्लॉक में एक क्वार्टर था N20। इसी घर में 3 लोगों का एक परिवार रहा करता था। मुखिया थे रवि शर्मा, इनकी पत्नी है मंजू सूर्यवंशी और एक बेटी है जो 1.5-2 महीने की थी। हालांकि मंजू की दूसरी बेटी थी। पहली और बड़ी बेटी 7-8 साल की है जो नानी के घर रहती है, यानी मंजू के मायके में। वो बेटी मंजू के पहले पति से थी। रवि से दूसरी शादी हुई थी, जिसके बाद दूसरी बेटी हुई। मंजू का मायका भी यहाँ से करीब 10 मिनट दूर सेक्टर एरिया में था। कभी कभार मायके से लोग यहाँ पर आते जाते हैं। बड़ी बेटी भी अपनी माँ और सौतेले पिता के पास आती। रवि को भी पापा कहकर ही पुकारती थी। वो भी इसे अपनी बेटी मानते हैं। 21 जनवरी 2020 ट्यूसडे का दिन, भोर का समय था। करीब 5:46 पर एक कॉल मंजू की माँ कलाबाई सूर्यवंशी के मोबाइल पर आया। माँ फोन उठाती हैं। बिना किसी संकोच के माताजी ने कॉल उठा लिया, क्योंकि मंजू के नंबर से आया था। लेकिन फिर भी भोर के समय वो कॉल क्यों करेगी। पर उसके मोबाइल से कोई आदमी बात कर रहा था। उसने मंजू की माँ से बोला, अपनी बेटी दामाद के घर जाकर देखो क्या हुआ है। फिर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद 5:53 पर वापस मंजू के नंबर से माँ के पास कॉल आया। इस दौरान माँ कलाबाई वॉशरूम में थी, जिस वजह से मंजू की बड़ी बेटी ने फोन उठा लिया। उधर से आदमी कहता है आसपास कोई बड़ा है तो उसे फोन दो। बेटी ने अपने मामा राजेश को फोन दे दिया। कॉल वापस से कट गया था। फिर से तीसरी बार 5:56 पर आया। उस आदमी ने राजेश जी से भी बोला कि तालपुरी जाकर देखो क्या हुआ है। ये सब चीजें कोई नॉर्मल तो थी नहीं। मंजू के मोबाइल से कोई अनजान शख्स बात कर रहा था और बार बार मंजू और उसके पति के घर जाकर देखने को बोलता और ये भी कहता कि बचा सको तो बचा लो। इन सब से घर के लोग थोड़ा घबराते हैं। मंजू को कॉल करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका मोबाइल फोन उस आदमी के पास होगा। मंजू के 2 बड़े भाई थे, पहले राजेश और दूसरे विजय सूर्यवंशी। उसके बाद मंजू और बाकी बहनें थीं। राजेश जी ने अपनी माँ और छोटे भाई विजय को बहन के घर भेजा देखने के लिए। क्या बात है। एक ऑटो से वो दोनों लोग 10 मिनट का सफर तय करके पारिजात कॉलोनी पहुंचे। क्वार्टर के पास आते ही विजय ने बड़े भाई राजेश को कॉल किया और बोला, घर से धुआं निकल रहा है, शायद आग लगी होगी। अंदर जाने की हिम्मत नहीं, आप जल्दी से आओ। ये सुनते ही राजेश भी आनंद फानन में अपने पिता गणेश सूर्यवंशी के साथ तालपुरी के लिए निकले। इधर जब माँ और छोटे भाई आए थे तो देखा कि मेन दरवाजा बाहर से बंद है, कुंडी लगी हुई थी। किसी मीडिया रिपोर्ट में कुंडी लगने की बात है तो किसी में दरवाजा केवल भिड़काया हुआ मेंशन है। जो भी हो, विजय दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं। माँ बाहर ही रुकी या दूसरे पड़ोसियों को बुलाने गईं। विजय ने देखा कि पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। इन्होंने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोले। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो घर का मंजर दिखाई पड़ता है। इतने में राजेश और उनके पिता भी यहाँ पहुंचे। अब तक पूरे बिल्डिंग में शोर मच चुका था। लोग बाल्टियों में पानी लाकर अग्नि को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भाई और पिता भी घर के अंदर देखने गए। एक रूम में जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ था। उसको देखकर लगा जैसे अग्नि के प्रभाव में काफी आया हो। उसके पूरे चेहरे पर टेप लगा था, पैर में टेप लगाकर बांधा था, दोनों हाथ भी पीठ के पीछे करके टेप लगाए हुए थे। उसके सर के पास गैस स्टोव रखा था। पेट के पास एक प्लास्टिक का बास्केट था जिसमें कुछ कपड़े थे। मंजू इस बास्केट में धुलने वाले कपड़े रखा करती थी। बास्केट भी अग्नि की वजह से मेल्ट हुआ था। कुछ कपड़े आदमी के पास पड़े हुए थे, जैसे इन कपड़ों को भी फ्यूल की तरह यूज किया गया हो। पैर के पास एक मेटल का बड़ा सा बर्तन था, उसे तगारी भी बोला जाता है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें सामान कैरी करते हैं। तो ये तगारी पैर के पास थी और उसमें काफी सारी लकड़ियां रखी थीं। जब लोग घर में आए तो वो लकड़ियां भी अग्नि के प्रभाव में थीं, यानी जल रही थीं। उसे पानी से बुझाया गया। अब परिवार के लोग बेटी और नातिन को ढूंढते हुए बेडरूम में गए। बिस्तर के ऊपर एक तरफ मंजू पड़ी थी। उसके चेहरे पर भी काफी सारे टेप लगे हुए थे। पैर पर लगा था, हाथों को भी पीछे करके टेप लगाए थे। वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। इतने में मंजू के पिता ने अपनी नातिन को गोद में उठा लिया, पर उसकी भी सांसें नहीं चल रही थीं। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। भिलाई नगर थाने के थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से सबको हटाकर घेराव किया गया ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। सीनियर ऑफिसर्स को भी सूचना दी गई।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब इस केस की जांच करनी है। पहले ऑफिसर्स ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसे समझने की कोशिश की यहाँ क्या क्या हुआ होगा। एक कमरे में वो अनजान आदमी था और दूसरे कमरे में मंजू और बेटी थी। अनजान आदमी कौन था वो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इतना भी सरल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई बदमाश घुसे हों, पति पत्नी को काबू किया, कुछ मिला नहीं तो उनके ऊपर टेप लगा दिए ताकि वो चिल्ला ना पाए, विरोध ना कर पाए। सबूत मिटाने के लिए अग्नि से प्रभावित किया। पास में ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था जिसका नॉब ऑन था और गैस लीक हो रहा था। हो सकता है कि वो बदमाश इस घटना को एक अनहोनी के रूप में दिखाना चाहते होंगे, लेकिन खुशकिस्मती से शायद सिलेंडर में गैस कम रही होगी, जिस वजह से मनचाही घटना नहीं हो पाई, वरना आस पड़ोस के घरों में भी नुकसान होता। एक बड़ी घटना तो परिवार के लिए हो ही चुकी है, 3 लोगों को खो दिया। घर के अंदर शराब की 2 बॉटल्स मिली, एक पर लेबल लगा था और दूसरा बिना लेबल का था। ये बॉटल बाहर के कमरे में बेड पर पड़ी थी। इसी बीच ऑफिसर्स का ध्यान गया बेडरूम के दरवाजे पर। उस पर चौक से कई सारी बातें लिखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मंजू का कोई प्रेमी है जो उससे काफी नफरत करने लगा है। उसने लिखा कि मंजू बेवफा थी, उसकी वजह से इसका भाई दुनिया से चला गया, उसका कई लड़कों से अफेयर था, 4-5 को धोखा दे चुकी है। उसके पास मेरी काफी सारी फोटोज थीं जिन्हें वायरल करने को डराती थी। उसमें उसके घर वाले भी साथ देते हैं। अभी तो केवल इसके साथ किया है, आगे इसके दोनों बहनों की भी बारी होगी। उस आदमी ने आगे लिखा, मंजू के किए की सजा 2 और लोगों को मिल गई। मैं उनसे माफी मांगता हूँ, मंजू की वजह से आपके साथ भी ऐसा करना पड़ा। यहाँ मंजू के पति और बेटे की बात हो रही है। आगे लिखा कि उसकी शादी मंजू से होने वाली थी, लेकिन मंजू ने किसी और से शादी कर ली। ऐसे ही उसने कई सारी चीजें लिखी। आखिर में अपना नाम भी लिखता है, संजय देवांगन आर्मी। ये पूरा मैसेज पुलिस दरवाजे पर पढ़ती है। हो सकता है कि इससे कोई बड़ा क्लू हाथ लगे, क्या पता कि गुमराह करने की भी कोशिश हो। मंजू के परिवार ने किसी भी तरह के अफेयर से इनकार कर दिया। मंजू और रवि की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। रवि शर्मा का मूल रूप से घर बिहार के गया जिले के खीजासराय पोस्ट के आयमा नामक गांव में था। माता पिता और बाकी परिवार के लोग वहीं रहते हैं। रवि कारपेंटर का काम करता था, यानी लकड़ियों के फर्नीचर बनाना। जब ये बड़ा हुआ तो काम के सिलसिले में उड़ीसा के राउरकेला गया। वहाँ इसके नाना और नानी का भी घर है। कुछ साल वहाँ काम किए, फिर साल 2015 में रायपुर आ गया। उन्हीं दिनों लकड़ी का काम करते हुए रवि की मुलाकात होती है मंजू सूर्यवंशी से। मंजू नेहरू नगर के एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। पहली मुलाकात में इन दोनों की दोस्ती हो गई। नंबर एक्सचेंज हुए और कॉल पर बातें होने लगी। रवि नेहरू नगर भी मंजू से मिलने जाता, घर पर भी आना जाना होने लगा। मंजू पहले से ही शादीशुदा और एक बेटे की माँ थी। घटना के समय की बात करें तो पुलिस ने इस पूरे इलाके में जितने भी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे, उनको एग्जामिन करना शुरू कर दिया। ये सिटी है, जगह जगह कैमरे लगे भी होंगे। जिन जिन रास्तों से इस क्वार्टर तक आ जा सकते थे सबकी पहचान की गई और कैमरों की जांच शुरू की। मंजू के नंबर से अनजान आदमी ने उसकी मां कलाबाई को कॉल किया था। इसका मतलब कि मोबाइल फोन उस आदमी के पास होगा या फिर उसको ठिकाने पे लगा दिया हो। पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिए। वो मोबाइल फोन एक्टिव था और ट्रैवल कर रहा था। जिस समय माँ के पास कॉल आया था उस दौरान नंबर की लोकेशन दिखी रायपुर में, पर एग्जैक्ट जगह बताना मुश्किल था क्योंकि आसपास रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप हैं और भी कई भीड़ भाड़ वाली जगहें थीं। इसीलिए पुलिस ने मंजू की माँ, बेटी और भाई, जिन भी लोगों ने उस अनजान आदमी से बात की थी, अच्छे से बिठाकर बात किया गया। आखिर आपकी उससे क्या क्या बात हुई, क्या क्या चीजें आपने नोटिस किया। पुलिस को एक भी सुराग छोड़ना नहीं था। मंजू की लाइफ के बारे में थोड़ा बात करें तो उसकी पहली शादी महेश साहू नामक आदमी से हुई थी साल 2010 के आसपास। 2 साल तक तो इनका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छे से चलता है। उसी बीच पहली बेटी का जन्म हुआ। जैसा कि बेटी ने पूछताछ में पुलिस को बोला, परिजन बताते हैं कि जब तुम 6-7 महीने की थी तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। परिवार के अनुसार मंजू और महेश में काफी झगड़े होने लगे थे। महेश मंजू को छोड़कर इसकी छोटी बहन यानी कि अपनी साली सीमा से शादी कर लेता है, यानी कि उसका अफेयर अपनी पत्नी की बहन से चल रहा था, तभी झगड़े होते हैं। अभी भी महेश सीमा के साथ रायपुर में रहता है। उसके बाद तो दोनों बहनों के रिश्तों में भी काफी खटास आ गए थे। छोटी बहन ने अपना घर बसाने के लिए बड़ी बहन का घर बर्बाद कर दिया, जबकि कुछ महीने पहले ही वो माँ भी बनी थी। ये सब बातें भी उस दौरान उठने लगी थीं। मंजू ने अपने आप को संभाला और अपनी बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगी। कपड़े की दुकान पर काम करने लगी, मायके वालों पर बोझ ना बने, अपना खर्च स्वयं उठाया करती। फिर 2015 में मंजू की मुलाकात हो गई रवि शर्मा से। मंजू और रवि 2 साल लिव इन में रहते हैं। उसके बाद 22 नवंबर 2017 को एक मंदिर में शादी कर ली। ये शादी के दौरान की फोटो है। इससे मंजू का परिवार तो काफी खुश हुआ कि बेटे का घर फिर से बस गया। हालांकि शादी में रवि के परिवार की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। इसकी वजह आपको आगे पता चल जाएगी। शादी के बाद पहले ये दुर्ग के हुडको एरिया में किराए पर रहे, फिर जनवरी 2019 में पारिजात कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। यहाँ भी किराए पर रहते हैं। यहाँ से मंजू का मायका भी पास में था। इसके चलते कभी कभार मंजू की बड़ी बेटी भी घर आ जाया करती। ये रवि को पापा कहकर बुलाती।
इधर पुलिस घटनास्थल को देखकर थोड़ी कंफ्यूज भी होती है। बदमाश ने पति पत्नी के चेहरे पर टेप क्यों लगाया? मंजू का चेहरा तो ठीक था, लेकिन रवि का चेहरा अग्नि से खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसमें काफी हद तक सफल भी हुए क्योंकि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। दरवाजे पर वो मैसेज लिखा, उसमें अपना नाम भी लिखा, संजय देवांगन। रवि का चेहरा खराब करके उसकी पहचान छिपानी चाहिए, लेकिन अपनी पहचान क्यों बताया? संजय देवांगन नाम का आदमी कौन है? एक और बात, घर वाले दावा करते हैं कि जो आदमी कमरे में पड़ा है वो रवि नहीं है। रवि जैसा नहीं लग रहा था, कोई और लग रहा है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मंजू, उसकी बेटी और उस आदमी को दुर्ग के जिला अस्पताल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। घटनास्थल से पुलिस ने एक गैस सिलेंडर इंडियन कंपनी का, बर्तन रखने वाला जाली वाला स्टैंड, गैस स्टोव, कुछ कपड़े जो अग्नि के प्रभाव में थे, वो प्लास्टिक का बास्केट, शराब की 2 बॉटल्स, लकड़ी का दरवाजा जिस पर मैसेज लिखा था, कुछ लकड़ियां, वो स्टील का तगारी, सब कुछ बरामद किए। घर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं हुई थी, लूटपाट का एंगल नहीं लगा। मंजू या रवि की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं, सब कुछ 24 घंटे के भीतर ही चल रहा है। भोर के समय में जिस आदमी ने मंजू की माँ को पहली बार कॉल किया और बात की, बोला कि तुम्हारी बेटी और दामाद को जाकर देखो क्या हुआ है, तब माँ ने रवि की आवाज पहचान लिया और पूछा क्या हुआ है रवि। इतना पूछते ही उस अनजान आदमी ने फोन कट कर दिया। कुछ मिनट के बाद वापस कॉल करता है। दूसरी बार मंजू की बेटी ने फोन उठाया, वो भी आवाज पहचान लेती है और बोली क्या हो गया पापा। परिवार के अनुसार वो आवाज रवि की लग रही थी, लेकिन अजीब तरह से बात कर रहा था, जैसे कि आवाज बदलने की कोशिश कर रहा हो। बातचीत करने के दौरान इन्होंने एक और चीज नोटिस की, फोन के बैकग्राउंड में एक आवाज भी गूंज रही थी, जैसे कि वो अनजान आदमी किसी ट्रेन में हो या रेलवे स्टेशन पर हो। इस स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये वाली ट्रेन इस समय पर इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, ये सब बातें परिवार ने सुना और नोटिस किया। पूछताछ के दौरान ये पुलिस को भी बताते हैं। इसका मतलब कि मंजू का फोन रायपुर में रेलवे स्टेशन के पास लोकेट हुआ था। पुलिस रेलवे स्टेशन से उस दौरान गुजरने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट निकलवाती है। इसी में ही नाम आया हमसफर एक्सप्रेस, जो रायपुर से होते हुए ओडिशा तक जाती है। उसका अराइवल टाइम भोर के 5:30 बजे के आसपास है। इसी दौरान ही अनजान आदमी ने कॉल किया था। पुलिस को डाउट हुआ कि रवि शर्मा जीवित है और घर में मिला आदमी कोई और है। पुलिस की एक टीम उस जगह पर गई जहां पर रवि कारपेंटर का काम करता था। परिवार से बात करने पर उस जगह का पता चला था। वहां एक ठेकेदार मिले, उन्होंने कहा कि रवि तो 4 दिन पहले ही गाँव जाने की बात कहकर छुट्टी ले लिया था, उसके बाद से काम पर नहीं आ रहा। ये भी थोड़ी हैरान करने वाली बात है। रवि के नानी का घर राउरकेला में है, ट्रेन भी उसी दिशा की तरफ जा रही थी, मोबाइल फोन भी उधर ही मूव कर रहा था। बातचीत के दौरान एक और बात मंजू की फैमिली ने पुलिस को बताई। राउरकेला में रवि की पहली पत्नी और उसके बच्चे भी रहते हैं। रवि भी ऑलरेडी मैरिड था। अब लगने लगा कि घर में जो आदमी मिला कहीं वो मंजू का कोई प्रेमी तो नहीं। पुलिस को 3 लोगों पर संदेह होता है। एक तो मंजू का पहला पति महेश साहू, दूसरा पति रवि शर्मा और तीसरा संजय देवांगन, जो दरवाजे पर नाम लिखा था। पुलिस ने पहले पति की लोकेशन चेक की। 20 और 21 जनवरी की दरमियानी रात वो कहाँ था? उसकी लोकेशन बिलासपुर के आसपास दिखाई देती है, जो दुर्ग से करीब 150 किलोमीटर दूर है। उसका हाथ इस केस में नहीं लगा। हमसफर एक्सप्रेस, जिसमें रवि शर्मा बैठा हो सकता है, वो ट्रेन राउरकेला से भी गुजरती है। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने राउरकेला पुलिस से संपर्क किया। वहां के जीआरपी से बात करते हैं, उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं, सारा केस समझाया। साथ में रवि शर्मा की फोटो डिटेल्स उनके पास भेजी। रिक्वेस्ट किया गया कि जैसे ही वो आए उसे पकड़ लीजिए। इसके बाद जीआरपी भी एक्टिव हो जाती है। सीसीटीवी कैमरों की जांच तो चली रही थी। तालपुरी इलाके में तरुण बंजारे करके एक शख्स के घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे। यहाँ के कैमरों के जब फुटेज खंगाले गए तो इसमें दिखा कि 20 जनवरी की दोपहर में 2 लोग एक स्कूटी पर बैठकर मंजू के घर की तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक रवि शर्मा था और दूसरा कोई अननोन था। आगे 21 जनवरी की भोर में वही 2 व्हीलर फिर से दिखी। इस बार स्कूटी को केवल एक आदमी चला रहा था और वो था रवि शर्मा। यानी जिस आदमी को रवि घर लाया वही घटनास्थल पर मिला, पर आखिर वो है कौन? 21 जनवरी के दिन ही मंजू और इसके बेटे का पोस्टमार्टम होता है। उधर राउरकेला रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने रवि शर्मा को पकड़ लिया। घटना के 24 घंटों में ही वो आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे भिलाई पुलिस को सौंपते हैं। छत्तीसगढ़ लेकर आया गया। रवि के पास से एक सैमसंग फोन मिला जो मंजू यूज करती थी। उसी फोन से मंजू की माँ को कॉल किए थे। एक लाइफ ब्रांड का फोन मिला। एक नोकिया का कीपैड फोन भी था। इसके अलावा 2 व्हीलर की चाबी, जिस स्कूटी को उसने ट्रेन पर बैठते समय स्टेशन पर पार्क कर दी थी। एक ट्रेन का टिकट भी मिला जो दुर्ग से टाटानगर के लिए जर्नल टिकट था। हो सकता है कि इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए गलत टिकट लिए हों, जैसे दरवाजे पर चौक से झूठी बातें लिखकर उलझाए थे। पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन से वो स्कूटी बरामद कर लिया, सुजुकी एक्सेस 125। गाड़ी की डिग्गी में एक टेप का रोल मिला, ब्राउन कलर का जो चौड़ा वाला टेप होता है। इसी टेप को उनके चेहरे पर लगाए थे और हाथ पर बांधे थे। बाकी बचे हुए टेप स्कूटी में रख लिए थे जो बरामद हो गए। घर के अंदर कूलर के ऊपर एक पेपर बिछाया हुआ था। उस पेपर के नीचे दवाई का एक खाली रैपर मिला
जो नींद की दवा थी, जिसका इस्तेमाल साजिश के दौरान किए। लेकिन वो आदमी कौन था जो घटना स्थल पर मिला, उसकी पहचान पता नहीं थी। इसीलिए एक टीम उसके बारे में भी पता लगा रही थी। फिर 23 जनवरी को उसका भी पोस्टमार्टम होता है। वो आदमी था एन राजू, जो भिलाई में ही आशीष नगर के पास रिसाली सेक्टर का रहने वाला था। इनकी पत्नी का नाम है ललिता। ललिता जी के अनुसार करीब 6 साल पहले राजू के साथ सड़क पर कोई अनहोनी हुई थी, जिसके बाद उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। दुर्ग के अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाल के दिनों की बात करें तो वो बीएसपी प्लांट में मजदूरी का काम करते थे। 20 जनवरी की दोपहर में राजू हॉस्पिटल में इलाज कराने का बोलकर निकले, लेकिन समय से घर नहीं लौटे। पत्नी काफी परेशान होती है। इन्होंने भी 21 जनवरी को उस घटना की खबर सुनी थी। तब पता नहीं था कि उसमें जो आदमी है वो इनका पति राजू निकलेगा। उसके 3 दिन के बाद पुलिस ललिता के घर पहुंची। फोटो दिखाया जिसमें पत्नी पति की पहचान करती है। फिर इन्हें दुर्ग के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जहां पोस्टमार्टम हुआ। मंजू की जो बड़ी बेटी है, उसके अनुसार घटना से 2-3 महीने पहले ये अपनी मम्मी के घर गई थी। वहां एक शाम को नोटिस किया कि मम्मी और पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बेटी दूसरे कमरे से उन्हें देखने के लिए आई। सामने जो देखा उससे डर जाती है। रवि कथित तौर पर मंजू के गले के आसपास चुन्नी लपेट रहा था। बेटी ने जोर से चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, अभी नानी को कॉल करके बताती है। तब जाकर रवि ने मंजू को छोड़ा। पहली कोशिश तो वो थी। परिवार के अनुसार एक बार रवि मंजू को अपने साथ राउरकेला ले गया, लेकिन वहां पर बिना रुके सेम डेट पर वापस आ जाता है। यह भी संदेह है कि वहां भी घटना अंजाम देने की कोशिश की होगी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। घटना से 2-3 दिन पहले मंजू अपनी बड़ी बेटी को वापस मायके छोड़ने आई। परिवार का कहना है कि अगर बड़ी बेटी वहां कुछ दिन और रुक जाती तो रवि उसका भी वही हाल करता। पुलिस ने जब सख्ती से बात की तो रवि सब कुछ बताता है। साल 2005 में इसकी शादी धनबाद की रहने वाली संगीता से हुई थी। उससे इसका 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी है। ये कारपेंटर का काम करता है। रोजी रोटी के लिए राउरकेला आ गया। अपने परिवार को भी यहीं ले आया। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, खर्चे भी बढ़ रहे थे। इसी के चलते साल 2015 में रवि रायपुर आया, फिर भिलाई गया, जहां पर मुलाकात हुई मंजू से। मंजू की लाइफ में पहले से ही उतार चढ़ाव काफी थे। पहले पति से अलग हो गई, बहन से रिश्ता टूट गया, एक बेटी की अकेले देखभाल करती है, कोई सहारा नहीं। फिर उसका सहारा बना रवि। रवि को तो मंजू के बारे में सब कुछ पता था। ये उसके घर पर भी आता जाता, उसके परिवार से मिलता, लेकिन मंजू रवि के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वैसे जब रवि को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी मीडिया से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। इसने कहा कि मंजू का पहले से एक अफेयर चल रहा था। उस आदमी का नाम था संजय। बीच में ब्रेकअप हुआ, फिर मेरे पास आ गई। मैंने उसको अपना लिया। 1-2 साल रिश्ते में रहे, फिर शादी कर ली। रवि उसको अपनी पहली पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताता। ये 2 सिम कार्ड्स भी यूज करता था, जो पुलिस को इसके पास से मिला भी। 2 अलग अलग जिंदगियां मेंटेन करने के लिए। शादी के बाद 2 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक से चलता है, लेकिन फिर मंजू गर्भवती होती है। दूसरी बेटी को जन्म देने वाली थी, जो राजू को नहीं चाहिए, वरना जिम्मेदारी फिर से बढ़ेगी। पहले ही अपनी पत्नी को राउरकेला पैसे भेजता है, बिहार भी पैसे भेजता, यहाँ भिलाई में भी इसका खर्चा था। गर्भधारण के बाद मंजू भी बाहर काम करने नहीं जा सकती, वरना आने वाली संतान पर असर पड़ेगा, प्रेगनेंसी में गड़बड़ी हो सकती है। रवि इसको ये सब रोकने को कहता है, लेकिन मंजू समझ नहीं पाती आखिर ऐसा क्यों। ऊपर से जब अधिक दिनों की छुट्टी मिलती तो रवि उड़ीसा चला जाता, लेकिन अपनी पत्नी यानी मंजू को लेकर नहीं जाता। 4 साल हो गए, पर कभी रवि के माता पिता से ये मिली नहीं, शादी में भी शामिल नहीं हुए। आखिर रवि कितने दिन अपनी सच्चाई छिपा कर रखेगा। एक दिन मंजू को पता चल जाता है, फिर रवि को भी सब कुछ बताना पड़ गया। इसके बाद क्या था, अब दोनों में झगड़े शुरू हो गए और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते हैं। एक बार मंजू ने खाना लेट बना दिया था, तब भी काफी कहा सुनी हुई थी। अब तो रवि चाहकर भी मंजू से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहती कि तुमने झूठ बोलकर शादी की है, इतने दिनों तक धोखे में रखा, अब तुम पर केस कर देगी, जेल जाओगे। इससे रवि और परेशान हुआ। मीडिया के अनुसार रवि पिछले 8 महीनों से साजिश तैयार कर रहा था। इसे क्राइम शोज देखने का काफी शौक था। एक मूवी से भी आइडिया लिया, हालांकि हम आपको उस फिल्म का नाम नहीं बता सकते। अगर इसके जैसा दिखने वाला, कद काठी वाला कोई मिल जाए तो उसे अपनी जगह पर लाकर घटना अंजाम दे सकता है। उसके बाद अपनी पहली पत्नी के पास चला जाएगा और उसके साथ सुकून से रहेगा। इसने प्लान करना तब शुरू किया जब मंजू मां बनने वाली थी। पहले भी 2 बार ट्राई कर चुका है। एक बार परिवार से मिलाने के बहाने उड़ीसा ले गया था, लेकिन बिना रुके उनसे मिलाए वापस ले आया। दूसरी बार घटना से कुछ महीने पहले, तब मंजू की बड़ी बेटी घर पर थी और उसने रोक दिया था। रवि ने अपनी तरह के कद काठी वाले दिखने वाले एक आदमी की तलाश शुरू की। नींद की दवा वगैरह का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। रवि को भी शराब की आदत थी। अक्सर ही अपनी पत्नी मंजू से भी पैसे मांगा करता, नहीं देती तो झगड़ा करता, पिटाई कर देता। इसके चलते कई बार मंजू अपने मायके चली आई थी गुस्से में, लेकिन फिर वापस पति के पास चली जाती। नवंबर 2019 में छोटी बेटी का जन्म हुआ। उस दौरान भी काफी झगड़े हुए थे, लेकिन जैसे तैसे मामला शांत हुआ और मंजू पति के पास चली आई बेटी को लेकर। बड़ी बेटी तो नानी के घर थी। बड़ी बेटी ने मीडिया से कहा कि इन्हें शुरू से ही रवि पसंद नहीं था, वो ठीक नहीं लगता।
20 जनवरी के दोपहर में रवि सेक्टर 6 के सिविक सेंटर शराब की दुकान गया। वहाँ पर राजू खड़े होकर चना खा रहा था। वो रवि के पास आया और कहा कि 20 रुपए कम है। वो आदमी रवि को ठीक लगा, उसको ही शिकार बनाया जाए। उससे बोला कि मेरे घर चलो, साथ में बैठकर शराब पियेंगे। उसकी ही स्कूटी से लेकर अपने घर आया। रवि ने प्लान के तहत अपनी पत्नी को भी झांसे में लिए थे। उसे बोला कि इसका एक दोस्त है, उसे हमारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। अब वो पहली पत्नी के पास जाकर सब कुछ बता देगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुमको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए दोस्त को ही रास्ते से हटा देते हैं। मंजू पहले तो मना करती है, फिर मान जाती है। जब राजू घर आया तो मंजू शाम को भोजन बना रही थी। तब मंजू के पास इसकी माताजी कलाबाई का कॉल आया। उनसे मंजू झूठ बोलती है, इसके पति किसी आदमी को लेकर आए हैं, वो कोई रंगाई पुताई वाला है। जबकि मंजू को लगता था कि वो आदमी पति का दोस्त है जो राज खोलने वाला है। खाने पीने के बाद जब आधी रात हुई तो राजू और रवि साथ में बैठकर एक रूम में शराब पीते हैं। 2 बॉटल पहले से ही लाकर रखी थी। राजू की शराब में रवि ने कई सारी नींद की दवाएं मिला दी, जिसके बाद वो सो गया। इसके बाद उसके गले पर हाथ रखकर उसकी कहानी समाप्त करता है। अब उसकी पहचान भी मिटानी है, चेहरा खराब करना है। जिसके बाद ये लकड़ी, तगाड़ी, गैस स्टोव, कपड़े लेकर आता है। ये सब देखकर पत्नी घबरा जाती है। उसके सामने ही सब कुछ हो रहा था। रवि ने उसको संभाला और बोला कि तुम बेटी के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, ये अकेले सब कुछ मैनेज कर लेगा। ये किचन से ग्लास में पानी लेकर आया और पत्नी को पिलाया। उस पानी में रवि ने 6 नींद की दवाएं मिला रखी थी, जिसके बाद पत्नी भी गहरी नींद में सो गई। फिर उसका भी तकिए से कहानी समाप्त करता है। रवि ने मीडिया में बताया। उसके बाद ये बहुत रोया भी, बेटी को भी गोद में लेकर रोया। इसके बाद ये उस आदमी के पास गया और चेहरा मिटाने की कोशिश की। जब भोर हुआ और ट्रेन आने का समय हो रहा था तो फटाफट उनके हाथ और पैर पर टेप लगाता है, मुंह पर टेप चिपकाएं। मंजू के साथ भी ऐसा ही किया। ऐसा लगे कि पति पत्नी दोनों के साथ कुछ हुआ है, किसी बदमाश ने कुछ किया। दरवाजे पर चौक से मैसेज लिखा ताकि पुलिस गुमराह हो। लकड़ियों और कपड़ों की वजह से धुआं भी फैल रहा था। रवि ने गैस सिलेंडर का नॉब भी ऑन कर दिया। गैस लीक होगी तो सब कुछ राख हो जाएगा, सारे सबूत मिट जाएंगे। घर में जगह जगह अग्नि फैलाने की कोशिश भी की। इसके बाद घर से निकल जाता है। कमरे में धुआं फैला, जिससे ऑक्सीजन कम हुआ। इससे बेटी को भी सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर वो भी बच नहीं पाई। रेलवे स्टेशन पर जाकर जब ट्रेन आने वाली थी तब रवि ने आवाज बदलकर मंजू के घर पर कॉल लगाया, जैसे कि ये उसका प्रेमी है और घर पर बेटी दामाद पड़े हैं। बैकग्राउंड में रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे परिवार ने सुन लिया। जानबूझकर दुर्ग से ट्रेन टिकट लेता है और स्कूटी भी यहीं पर पार्क कर दी। कॉल करने के दौरान इसकी लोकेशन रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मिली, जहां हमसफर एक्सप्रेस आती है। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए, गवाह जुटाए। ये केस दुर्ग के सेशन कोर्ट में जाता है। 13 अप्रैल 2020 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। केस शुरू होता है। लगभग 6 साल तक ये केस सेशन कोर्ट में चला, जिसमें 21 गवाह ने गवाही दी। इसमें मंजू की बेटी, माँ, पिता, भाई, पड़ोसी सभी लोग थे। आगे चलकर कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में माना और 28 अप्रैल 2026 को रवि को कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई। मतलब रवि को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि अब यह केस हाई कोर्ट जाएगा। रवि ने पहली शादी के बाद भी झूठ बोलकर दूसरी शादी की। जब मामला हाथ से निकलने लगा तो वो साजिश रची। इसमें मंजू या उसकी बेटे की क्या गलती थी, उस आदमी की क्या गलती थी जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। रवि ने अपनी जगह उसे दिखाने के लिए साजिश का शिकार बनाया। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।